एलन मस्क और स्पेस एक्स की खबरें जैसे भी आ रही थीं, मैं आपके पास बड़ी तफसील से पहुंचा रहा था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्पेस एक्स प्रोग्राम आने के बाद हमारे देश के अंबानी साहब के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, किस तरह से भारत में इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है और जियो का साम्राज्य खतरे में पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो जितना ऑप्टिक फाइबर आपने फैलाया है, इतनी सारी नेटवर्किंग की है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं आपने, ज़मीन के अंदर जो लाइनें दबी हुई हैं, ये सब चुटकी में बेकार होने वाली हैं। और इनके बेकार होने के साथ ही अंबानी जी को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि अंबानी का कितना इन्वेस्टमेंट इसमें है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब अंबानी की दशा क्या होने वाली है। तो अब ये जो समस्या आने वाली थी अंबानी को, स्पेस एक्स से आने वाली थी। अब क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से स्पेस एक्स की चुनौती कमज़ोर हो गई है, किस तरह अंबानी के लिए गुड न्यूज़ बन के आ गई है कुछ नई घटनाएं, इस पे बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। एलन मस्क ने अपना एक स्पेस एक्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। मैंने आपको बताया था कि स्पेस एक्स प्रोग्राम क्या है। स्पेस एक्स प्रोग्राम उनकी एक कंपनी है जो आपको इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड करेगी। ये इंटरनेट सेवाएं आपको छत पे, जैसे आप डिश TV लगाते हैं और एक छतरी लगाते हैं, और उस छतरी के ज़रिए सीधे सैटेलाइट से आपके पास में टाटा स्काई, एयरटेल, डिश TV जो भी आना है वो आ जाता है KU बैंड के ज़रिए। इसी तरह से स्पेस एक्स एक C बैंड का ट्रांसमीटर लगाने वाला था और उसके ज़रिए सीधे आसमान से आपको इंटरनेट मिल जाता। जैसे पुराने ज़माने में केबल बिछा करती थी, वैसे केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से अंबानी साहब ने जियो का फाइबर का पूरा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में बनाया हुआ है। पहले छोटे छोटे केबल ऑपरेटर थे, अंबानी जी का तो इतने बड़े देश पे साम्राज्य है, उस पर पूरे साम्राज्य को चुनौती मिलने वाली थी। तो स्पेस एक्स के लिए क्या करना ये पड़ा कि बहुत सारे सैटेलाइट ऊपर छोड़े थे एलन मस्क ने, और वो सैटेलाइट लो ऑर्बिट में छोड़े गए थे। एक होता है ऑर्बिट ऊपर वाला, यानी वो दूर वाला होता है, और वहाँ से जिसको तो दरअसल क्या है, 4 तरह के ऑर्बिट होते हैं। यानी ऑर्बिट मतलब जो घेरे हैं जिनमें सैटेलाइट घूमते रहते हैं। एक लो ऑर्बिट होता है, एक मीडियम ऑर्बिट होता है, तीसरा होता है जियो क्रिसोंट ऑर्बिट जो उससे थोड़ा सा दूर होता है, जो 22,236 मील से आगे होता है, और उसके आगे होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो हमारे अभी तक के जो सैटेलाइट थे जिनसे TV वगैरह आता है, ये हमारे हाई अर्थ ऑर्बिट में थे। तो क्या होता था, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर सैटेलाइट आपका दूर लगा हुआ है, तो दूर से जब आपके पास सैटेलाइट की किरण आएगी, और इंटरनेट क्या है, 2 वे मीडियम है, वहाँ से आता जा रहा है तो नहीं चलेगा। अब आपने क्लिक दी तो उसके साथ सीधे सैटेलाइट को जाएगा आपका क्लिक, और वहाँ से सैटेलाइट से जहाँ जाना है वो क्लिक वहाँ पहुँचेगा, और वापस सैटेलाइट से उसकी कमांड आएगी। तो एक एक कमांड, जो एक एक बिट आप कमांड देते हैं कंप्यूटर पे, वो इंटरनेट में जाती है और आती है। अब अगर दूर ऑर्बिट हुआ और 2 सैटेलाइट के बीच में, इस बीच में जब तक आप एक कमांड देते हैं, सैटेलाइट बदल जाना चाहिए, आपके ऊपर ऑर्बिट पे कोई सैटेलाइट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर सैटेलाइट ही नहीं, आप कमांड देंगे तो जाएगी कहाँ, तो आपके इंटरनेट में लैग आएगा, तो आपका इंटरनेट चलेगा नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ा आपको कि सैटेलाइट धरती के पास रखने पड़े। जब आप पास रखेंगे तो फोकस भी कम होगा, तो क्या करना पड़ा आपको, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट लगाने पड़े। तो ये जो स्काईलिंक योजना है, इसमें एलन मस्क ने बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स की चादर धरती के आसपास बिछा दी, और ऐसी चादर बिछाई कि सैटेलाइट ज़्यादा चमके नहीं तो तारे भी नहीं दिखाई देंगे। उसके बावजूद वो ऑब्स्ट्रक्शन तो हैं और उनका विरोध भी हो रहा है। अभी हाल में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि एक दुर्घटना हुई है। टोंगो के अंदर एक ज्वालामुखी फटा। टोंगो में ज्वालामुखी फटने के कारण वहाँ आसपास तबाही मच गई और उस इलाके की पूरी इंटरनेट सेवा समाप्त हो गई। अब इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अब तो रुपया भी इंटरनेट पे आने लग गया है। तो ऐसी स्थितियों में लोगों का काम इंटरनेट के बगैर ठप हो जाता है।
चिट्ठी आगे नहीं बढ़ेगी, मेल आगे नहीं बढ़ेगा, तो दफ्तर में फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, सारे काम रुक जाते हैं। तो क्या हुआ, एलन मस्क ने कहा हम आपको इंटरनेट देंगे। तो उन्होंने क्या किया, 49 सैटेलाइट ऐसे आसमान में भेज दिए जल्दी से, ताकि टोंगो में इंटरनेट की सुविधा दी जा सके। एलन मस्क ने सोचा कि अगर मैं टोंगो को अगर ये वाली सुविधा ऐसी स्थिति में दे दूंगा तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा कि वाह, मस्क की क्या सर्विसेज हैं, सैटेलाइट सर्विस कितनी बढ़िया है। उससे उनको पूरी दुनिया में जो उनका अपना सैटेलाइट का बिजनेस है उसको पुश करने का मौका मिलेगा और उससे उसके ज़रिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने 49 सैटेलाइट ऊपर भेजे। सैटेलाइट लो ऑर्बिट में थे, तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकले और स्पेस में पहुंच गए। स्पेस मतलब वो जगह होती है जहां धरती आपको खींचना बंद कर देती है। जैसे धरती गुरुत्वाकर्षण से खींचती है ना, कोई चीज़ अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाती है, लेकिन वहाँ से अगर आप छोड़ेंगे तो नीचे नहीं गिरेगी। चले गए थे, 49 सैटेलाइट थे और एलन मस्क बस सुविधाएं देने ही वाले थे कि अचानक एक कांड हो गया। कांड क्या हुआ कि हमारा जो सूरज है उसकी लपटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और जो वो लपटें हैं कभी कभी इतनी ज़्यादा, जब गर्मी होती है, मैं आपको और सरल तरीके से समझाऊं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, कैसे काम करती हैं, ऐसे समझ में आपको आसानी से आएगा कि आप देखते होंगे गर्मी में जब आप सड़क पे जाते हैं तो आगे आपको कई बार मृग मरीचिकाएँ दिखती हैं। सड़क पे पानी नहीं होता लेकिन आपको पानी दिखता है, गर्मी के मौसम में आप जा रहे होते हैं। तो उसी तरह से अगर आप बहुत दूर की चीज़ का फ़ोटो खींच रहे हैं और गर्मी का मौसम है और बीच में तापमान का अंतर है, तो फ़ोटो ब्लर्ड आता है। जो दूरबीन वाले कैमरे से जो लोग खींचते हैं, टेली लेंस से जो लोग खींचते हैं, तो उसकी वजह क्या है कि बीच बीच में जो घनत्व है हवा का वो कम या ज़्यादा होना। अब सूरज पे क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान के साथ लपटें उठती हैं और वो लपटें तेज़ी से हवा की सघनता, विरलता की जो परतें उनको बदल देती हैं और उसके कारण तूफ़ान आते हैं। जैसे गर्मियों में आंधी चलती है ना, ऐसे सूरज की गर्मी से अंतरिक्ष में तूफ़ान चलते हैं। अब यहाँ तो धूल होती है, पत्ते उड़ते हैं, तो आपको पता चल जाता है तूफ़ान आ गया। वहाँ कुछ नहीं उड़ता। और उस तूफ़ान ने क्या किया कि लो ऑर्बिट का सैटेलाइट था, इसको दूर तो जाना नहीं था, स्पेस तक ही जाना था, धरती के पास रहना था। जैसे ये धरती की कक्षा से स्पेस में गया, उधर से एक सोलर फ्लेयर आ गया और 49 में से 40 उपग्रह सैटेलाइट, एक भेजते हैं लोग तो उसको उपलब्धि बांधते हैं, धरती पे आ गए। और अब हालत ये है कि वो उपग्रह धरती पे आने के बाद में नष्ट हो गए हैं और दोबारा से स्पेस लिंक्स के लिए खतरा खड़ा हो गया। लेकिन इसके साथ एक और चुनौती खड़ी हो गई है, और वो चुनौती ये खड़ी हो गई है कि आपने सारा का सारा सैटेलाइट नेटवर्क लो ऑर्बिट पे लगाया हुआ है, और ज़रूरी तो नहीं है कि जब आसमान से सैटेलाइट गिरेगा, धरती की गुरुत्वाकर्षण की जब जद में आएगा तो वो धरती से टकराएगा। वो समुंदर भी गिर सकता है, वो किसी के मकान पे भी गिर सकता है, वो प्रधानमंत्री निवास पे भी गिर सकता है, राष्ट्रपति भवन पे भी गिर सकता है। उसको तो कुछ पता नहीं। एक बार सैटेलाइट आया, जैसे ही वो पृथ्वी की कक्षा में आता है, बहुत तेज़ी से घर्षण होता है और वो जलने लगता है। और वो जलता हुआ सैटेलाइट अगर नीचे तक आके कुछ नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा। तो ये अपने आप में वैज्ञानिकों की चिंता है। लेकिन एलन मस्क कौन है? एलन मस्क पूंजीपति हैं, और जो दुनिया के पूंजीपति हैं उनका एक क्लब है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। वो क्लब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोग पूंजीपतियों के साथ छू चपड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्लब बहुत स्ट्रांग है। पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं वो यही है कि एलन मस्क के इतने खतरनाक प्रोजेक्ट के बावजूद अमेरिका की सरकार उसमें कोई अड़ंगा नहीं लड़ा रही है। अब धरती के ऊपर सैकड़ों हज़ारों सैटेलाइट उड़ेंगे, 40-50 की बात नहीं है, सैकड़ों हज़ारों उड़ेंगे। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी संख्याएँ मिल जाएंगी। और वो हर वक्त मौत का खतरा आसमान पे मंडराता रहेगा। धरती की कक्षा में घुसेंगे, उनको आग लग जाएगी, कभी जल भी सकते हैं, कभी नहीं भी चल सकते हैं। तो ये जो घटना हुई है, ये घटना देखने में एक छोटी घटना है लेकिन बड़ी घटना है, क्योंकि 40 सैटेलाइट गिर गए हैं। और ये घटना हमको ये भी बताती है कि धरती की सुरक्षा नए नए धंधेबाजी के चक्कर में किस तरह खतरे में पड़ गई है। और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि अभी फ़िलहाल के लिए अंबानी साहब राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि एलन मस्क का प्रोजेक्ट फंसता हुआ दिख रहा है और भारत की सरकार के पास में एलन मस्क के स्पेसएक्स प्रोजेक्ट को परमिशन ना देने का एक और बहाना आ गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो। नमस्कार, जय हिंद।